नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में किसी अवकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है इस बारे में जानते हैं। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर जो 11th का रिडॉक्स रिएक्शन है, वो इसका ये लास्ट टॉपिक कहता है कि किसी ऑक्सीकारक और अवकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है, और यहाँ उसका दूसरा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात किसी अवकारक का समतुल्य भार हम कैसे निकालेंगे। तो अवकारक का समतुल्य भार पहले होता क्या है, तो किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अणुभार में प्रति अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। चूँकि अवकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऑक्सीकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात किसी अवकारक का समतुल्य भार। तो किसी अवकारक का समतुल्य भार एक ऐसा भार है जो उसके अणुभार में हम प्रति अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और मैथमेटिकली इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए reducing agent is the molecular weight divided by the number of electrons that loses in the reaction। ये अवकारक का समतुल्य भार हुआ कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इज द मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट लूजेज इन द रिएक्शन, अर्थात किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अणुभार में प्रति अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेड इन द रिएक्शन। ये समतुल्य भार निकालने का एक फार्मूला हो गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट, ये किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेड इन द रिएक्शन, अर्थात अवकारक वो पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे पदार्थ को अवकृत कर खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अणुभार में प्रति अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा हम कह सकते हैं, किसी ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो समतुल्य भार होगा वो उसके अणुभार में प्रति अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होगा। क्योंकि ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और अवकारक एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी के आधार पर हम समतुल्य भार निकालते हैं, उसके अणुभार में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने के बाद। तो ऑक्सीकारक में हम लोगों ने देखा है कि मोलिकुलर वेट में उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग दिए हैं जो ग्रहण करता है, और यहाँ है कि जो त्यागता है उसकी संख्या से भाग देने से यहाँ प्राप्त होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ अब एक ऑक्सीकारक लेते हैं। तो ये आपको के ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ अवकारक को लेंगे हम।
तो यहाँ FeSO4 का हम समतुल्य भार निकालने यहाँ जा रहे हैं। ये फेरस सल्फेट एक अवकारक होता है। तो यहाँ फेरस सल्फेट जो है ऑक्सीकृत होकर के ये फेरिक सल्फेट देता है। तो ये आयोनिकली जो इसका रिएक्शन होगा Fe+2 ये बदल जाता है आपको Fe+3 में, अर्थात ये ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयन प्रदान करता है। तो आयनिक रूप से हम इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फेरस आयन है और ये फेरिक आयन है। तो यहाँ 2 प्लस है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागे हुआ है, और यहाँ 3 प्लस है। तो यहाँ 1 प्लस ज़्यादा है, तो यहाँ 1 प्लस के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है, और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब हो गया कि यहाँ 1 माइनस हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जो हम समतुल्य भार निकालेंगे FeSO4 के अनुभार में हम 1 से भाग दे देंगे, तो वो उसका समतुल्य भार हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4, ये एक अवकारक है। तो ये हो जाएगा आपको मोलिकुलर वेट ऑफ FeSO4 बटे ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट लूजेज इन द रिएक्शन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वो संख्या जो अभिक्रिया में त्यागता है। तो यहाँ इसका FeSO4 का जो मोलिकुलर वेट होगा ये आयरन का होता है 56, ये सल्फर का हो गया आपको 32, और ये 16 गुने आपको ये 4 हो जाएगा, और इसके नीचे 1। चूँकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ 1 से भाग देने से ये प्राप्त होगा। तो ये फेरस सल्फेट जो एक अवकारक है उसका समतुल्य भार यहाँ प्राप्त हो जाता है। एक से भाग देने का मतलब हुआ कि उतना ही रह जाएगा। एक 152 आया इसका समतुल्य भार। तो इस तरह से फेरस सल्फेट एक अवकारक है, और अवकारक का जो समतुल्य भार होगा उसके अनुभार में हम जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या वो त्यागता है रिएक्शन में, उससे भाग देने पर ये प्राप्त होता है। ऐसे किसी भी अवकारक का हम समतुल्य भार यहाँ निकाल सकते हैं। तो इससे पिछले क्लास में, अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है, जिसमें मैंने बताया कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। चूँकि ऑक्सीकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और अवकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो यहाँ अवकारक के समतुल्य भार में उसके अनुभार में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देते हैं, और ऑक्सीकारक के समतुल्य भार में उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमें कंपाउंड लिए फेरस सल्फेट है जो एक प्रमुख अवकारक है। तो इसका जो समतुल्य भार हो जाता है मोलिकुलर वेट जो होगा FeSO4 का वो, और अभिक्रिया में जो एक अणु जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उससे भाग देने के बाद आयनिक रूप से ये फेरस आयन ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयन प्रदान करता है। तो यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 है, तो यहाँ +2 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है, इसे 1 से भाग देने पर ये प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो समतुल्य भार है किसी ऑक्सीकारक या अवकारक का, तो वो इलेक्ट्रॉन लाभ हानि सिद्धांत के आधार पर यह हुआ। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर होगा कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कैसे किसी ऑक्सीकारक का और अवकारक का समतुल्य भार हम निकालते हैं, तो इसको जानते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो थ्योरी कहता है ऑक्सीकरण और अवकरण का, वो ये कहता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, सक्रिय तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, तो वो ऑक्सीकरण हुआ। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा
वो अवकारक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो अवकरण कहलाता है, और जिस रासायनिक पदार्थ यानी कोई भी जो केमिकल स्पेसीज है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर हम समतुल्य भार निकालेंगे तो किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार हो जाएगा जो उसके अनुभार में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से वो प्राप्त होगा, और फिर किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार होगा जो उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर ऑक्सीकारक और अवकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है ये हम लोग अब इस पर ध्यान देते हैं। ये टॉपिक हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन oxidizing agent and a reducing agent on the basis of oxidation number theory। यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर किसी ऑक्सीकारक तथा अवकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है ये टॉपिक कहता है। यही टॉपिक लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर किसी ऑक्सीकारक और अवकारक का समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है। तो पुनः हम लोग जो पिछले क्लासों में जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी पर, कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण का जो ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऑक्सीकरण एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और फिर अवकरण में कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो अवकरण कहलाता है। फिर ऑक्सीकारक हो जाता है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है वो अवकारक कहलाता है। तो इसी का हम उपयोग यहाँ इसमें करेंगे समतुल्य भार में। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहले हम यहाँ समतुल्य भार अगर निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर, तो ये कहता है कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अनुभार में ऑक्सीकरण संख्या में प्रति अणु जो कमी होता है उससे भाग देने से प्राप्त होता है। और फिर अवकारक का समतुल्य भार वह भार हो जाएगा जो उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि से भाग देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बटे ऑक्सीकरण संख्या में, यहाँ ऑक्सीकारक का है तो ऑक्सीकरण संख्या कमी हो जाएगा, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार हो जाएगा कि ऑक्सीकारक का अनुभार बटे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर हम अवकारक का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा मोलिकुलर वेट बटे इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो प्रति अणु द्वारा एक रिएक्शन में होता है वो। तो यहाँ इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के। इससे पहले इसको हम लोग थोड़ा परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर।
तो किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि से कमी से भाग देने से प्राप्त होता है। अगर यहाँ हम रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। अब इसका समतुल्य भार निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर, यानी ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट जो एक प्रमुख ऑक्सीकारक है उसका समतुल्य भार निकालते हैं। तो अम्लीय माध्यम में जो ये परमैंगनेट आयन है वो अवकृत होकर के वो मैग्नेस आयन प्रदान करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं MnO4 माइनस, ये ऑक्सीकृत होकर के आपको यहाँ ये Mn+2 आयन ये प्रदान करता है। तो अब इसको आयनिकली हम बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम वाटर जोड़ देंगे तो ये 4 मोलिकुल वाटर हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन उधर 8 गो हो गया तो यहाँ 8H+ हम ऐड करते हैं, हो गया। अब यहाँ आयन का संतुलन है तो यहाँ 8+ और 1 - 7+ है और इधर 2+ है। तो इधर 7+ है और इधर हमको कितना है 2+ है तो 5+ इधर ज़्यादा है तो यहाँ हम 5 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी के आधार पर भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, लेकिन इसका तो अभी उपयोगी नहीं है, लेकिन इसको हम बैलेंस कर दिए हैं आयनिकली। पुनः इसे हम लोग जान लें कि आयनिक समीकरण को बैलेंस करने का ये तरीका है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ दिया जाता है और फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ दिया जाता है, फिर आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए उपयुक्त संख्याओं से गुना किया जाता है। जैसा कि किसी आयनिक इक्वेशन को यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कैसे संतुलित किया जाता है, जो पिछले जस्ट 2 से 3 वीडियो पीछे होगा वो उसमें बताया गया है। तो वही मैटर यहाँ पर आ गया है, इसलिए इसको हम पुनः आयनिकली इसको बैलेंस कर दिए हैं। ऐसे जब इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकालेंगे तो ये परमैंगनेट आयन है, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो परमैंगनेट आयन ये Mn+2 अर्थात मैग्नीज आयन प्रदान करता है ये अम्लीय माध्यम में। तो MnO4 माइनस ये Mn+2 लिखेंगे तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 गो वाटर जोड़ेंगे। तो 4 वाटर ऐड करने से यहाँ हाइड्रोजन 8 को हो जाता है तो यहाँ हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 8 गो H+ आयन जोड़ देते हैं। अब यहाँ आयन को संतुलन करते हैं तो 8+ और 1 - 7 इधर प्लस है और इधर 2+ है तो 5+ इधर जाता है तो इधर हम 5 गो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं जिससे कि 5 गो ये माइनस हो जाए। अब यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, हालांकि इसको यहाँ इतना लिखने की जरूरी नहीं था लेकिन इसको समीकरण को पूरा करने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ जिस एलिमेंट का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, Mn का ऑक्सीकरण संख्या हम x मानते हैं। संयुक्तावस्था में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो -2 होता है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 से हम गुना कर देंगे, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 दे देंगे। यहाँ MnO4 माइनस में हम मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या मालूम नहीं रहेगा उसको हम x मान लेंगे। फिर नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है तो यहाँ -2, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम 4 से गुना किए हैं, यहाँ फिर आयन है तो ये -1 के बराबर हो जाएगा 1 - तो चूँकि किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है तो यहाँ ये x - 8 ये -1 हो जाएगा, x बराबर -1 और ये +8 तो x बराबर यहाँ हो जाएगा +7, यानी कि इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है +7 है, इसमें मैंगनीज का आपको +2 है। चूँकि किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है तो यहाँ Mn+2 है इसलिए इसका +2 ऑक्सीकरण संख्या होगा, इसका +7। अब ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी है
चूँकि अवकारक का समतुल्य भार होगा अनुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में कमी, चूँकि जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा वो अवकारक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसे पुनः हम लोग जान ले, चूँकि इसमें कमी और वृद्धि कुछ ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। पुनः इसको हम लोग क्लियर कर लें कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीकारक का समतुल्य भार। तो किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जिसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में कमी से भाग देने से प्राप्त होता है। जैसा कि इसे पहले स्टेप में मैंने लिखा कि किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार बराबर ऑक्सीकारक का अनुभार बटे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में 5 इकाई की कमी हो रहा है, यानी कि ये 7 - 2 बराबर ये 5 इकाई की कमी हो रहा है। तो यहाँ इसके इक्विवेलेंट वेट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। पोटेशियम का 39 हो गया, आपको मैंगनीज के 55 हो गया, ये 16 × 4 हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर है यानी कि कमी है वो 5 इकाई की कमी है। चूँकि यहाँ ऑक्सीकारक का समतुल्य भार बराबर ऑक्सीकारक का अनुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 158/5, इसमें भाग दे देंगे 10, तो ये 31.6 आ जाता है ये। तो ये आपको किसी ऑक्सीकारक विशेष करके यहाँ एक उदाहरण लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो एक प्रमुख ऑक्सीकारक है, उसका ये समतुल्य भार आ गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। चूँकि जो पोटेशियम परमैंगनेट के बाद जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। तो यहाँ ऑक्सीकारक का समतुल्य भार एक दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट किसका यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का बटे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो डाइक्रोमेट जो आयन है वो अम्लीय माध्यम में ये क्या प्रदान करता है, ये Cr+3 आयन ये प्रदान करता है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हो जाएगा आपको +3, चूँकि यहाँ 3+ है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं। तो इसको अगर हम x मानते हैं क्रोमियम का, तो ये 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2x हो जाएगा। ये +-2 और गुने 7 ये बराबर हो जाएगा -2, तो ये 2x, ये -14 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपको 2x ये बराबर हो जाएगा आपको -2 और +14, तो ये हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा आपको 6। तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर +12 हो सकता है। एक क्रोमियम एटम का यहाँ ऑक्सीकरण संख्या हो गया 6, तो यहाँ 2 है तो इसका 12 हो गया। और यहाँ आपको 2 क्रोमियम है तो यहाँ हम ट्वाइस Cr+3 देते हैं, तो यहाँ पर एक क्रोमियम का +3 हुआ तो यहाँ पर गुने 2 बराबर हो जाएगा आपको +6। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 12 है और इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 6 है, तो ये 12 - 6 ये 6 का अंतर हो गया ये। तो इसको पुनः हम लोग थोड़ा समझ ले। अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का समतुल्य भार जो कि एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। तो किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जिसके अनुभार में प्रति अणु में
ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी से भाग देने से प्राप्त होता है उसके अनुभार में, तो वो ऑक्सीकारक का समतुल्य भार कहलाता है। यहाँ लिखा गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, बटे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ओन का मतलब है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अम्लीय माध्यम में जो डाइक्रोमेट आयन है वो Cr+3 आयन प्रदान करता है, तो इसको आयनिकली इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं तो यहाँ 6 आया है, यहाँ 2 क्रोमियम एटम है तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ ट्वाइस Cr+3 है तो यहाँ इसका एक क्रोमियम का ये +3 हो गया, 2 का यहाँ 6 हो गया, तो इसके अंतर आ गया आपको 6। तो अब यहाँ इसका जब मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो ये पोटेशियम का 39 हो गया, 2 है तो यहाँ गुने 2, ये क्रोमियम का आपको 52 हो जाएगा, यहाँ 2, और ऑक्सीजन का आपको हो जाएगा ये 16 गुने 7। अब बटे ऑक्सीकरण संख्या में कितना का अंतर है, ये 12 - 6 अर्थात ये 6 का। अब यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आपको 49 आ जाता है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एक प्रमुख ऑक्सीकारक है उसका ये समतुल्य भार हुआ ऑक्सीकरण संख्या विधि के आधार पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर। इसी प्रकार से फिर किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार हो जाएगा जो उसके अनुभार में प्रति अणु द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि से भाग देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ फिर रिड्यूसिंग एजेंट का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर और अवकारक का समतुल्य भार यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अवकारक का समतुल्य भार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट बटे इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। फेरस सल्फेट एक प्रमुख अवकारक है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके हम इसका समतुल्य भार निकाल सकते हैं। FeSO4 का हमको निकालना है क्या, समतुल्य भार। तो ये फेरस सल्फेट जो है वो ऑक्सीकृत होकर के फेरिक सल्फेट देता है। तो आयोनिकली इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया +2, यहाँ +2 4 है, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो +3। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि है 1 इकाई की वृद्धि है, यानी वृद्धि हो गया आपको 2-3 हो जाता है, तो यहाँ 1 इकाई की वृद्धि है। तो ये हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, आयरन का ये 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ये 16 गुने 4, और ये 1 की इकाई की वृद्धि है। तो ये इसका समतुल्य भार हो गया, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा अवकारक का समतुल्य भार। तो अवकारक का समतुल्य भार यहाँ लिखा गया है मोलिकुलर वेट बटे इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से इसका परिभाषा भी हो सकता है कि किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार है जिसको अनुभार में प्रति अणु में ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि होता है उसे भाग देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल लिए हैं, चूँकि एक प्रमुख अवकारक है
तो ये जो फेरस आयन है वो ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयन प्रदान करता है। तो यहाँ एक इकाई का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसका +3 है, तो एक इकाई का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो वृद्धि है वो 1 लिखे हैं, तो यहाँ इसको हम ऐड कर देंगे। नीचे 1 है तो इतना ही रह जाए आपको। ये इसका आंसर हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इस तरह से जो चैप्टर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले क्लास में उपस्थित होते हैं।